हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे जो भी वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे जो आपके नॉर्मल यहाँ पे जो आप बुक में पढ़ रहे हो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन, और जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं जैसे रेलवे एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, इनमें जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके लेके आया हूँ। तो वीडियो अंत तक आपको ज़रूर देखना है, और गारंटी लेता हूँ अगर एक वीडियो आप डेली देखते हो तो आपके जीके के कोई क्वेश्चन है जो गलत यहाँ पे नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास डेली एक वीडियो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि लास्ट के कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और एक वीडियो में यहाँ पे जैसे 40 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रसिद्ध आगा खां कप और वाकर कप क्रमशः किन 2 खेलों से संबंधित है। आगा खां कप और वाकर कप है जो किन 2 खेलों से संबंधित है। तो जो आगा खां कप है वो है हॉकी से संबंधित, और वोकर कप है वो है गोल्फ से संबंधित। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और आगा खां कप है जो भारत का प्रसिद्ध हॉकी प्रतियोगिता का है, और जबकि वॉकर कप है वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित गोल्फ प्रतियोगिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का नियमन कौन करता है। इतना ही क्वेश्चन आया था। उसके आगे भी मैंने आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा और जोड़ा है, और भारत के इतिहास में ऐसा कितनी बार हुआ है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में यहाँ मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हो। तो ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों पद एक साथ रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्य है जो कौन करता है, और ऐसा भारत के इतिहास में है जो कितनी बार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन है, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो पहले करेक्ट आंसर आपको गेस करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर है वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो क्या करता है, राष्ट्रपति के कार्य करता है। और ये भारत के इतिहास में एक बार हुआ है। अब तक कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। और वो जब वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था और डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे उनकी मौत हो गई थी। तो 1969 में जब राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनका निधन हो गया था 1969 में, और फिर जो वीवी गिरी थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने है जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपके 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, तो ध्यान से थोड़ा है जो देखना है। तो यहाँ पे फ्रेंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अगाती, कवरती और मिनिकोय द्वीप समूह है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, और मिनिकोय को शेष लक्षद्वीप से कौन सा चैनल है जो अलग करता है। अब अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आधा उत्तर दे रखा है, यानी जो तीनों द्वीप है कौन से केंद्र शासित प्रदेश के भाग है। तो यहाँ लक्षद्वीप आपको दिख रहा होगा, तो ये किसके भाग है, ये है लक्षद्वीप के भाग है। और यहाँ पे कौन सा चैनल है जो अलग करता है इसको, मिनिकोय को शेष लक्षद्वीप से अलग कौन करता है, तो ये करता है आपका 9 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग अलग करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पूछ लिया जाए जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकोय को किससे अलग करता है, मालदीव से अलग करता है। जबकि 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकोय को करता है लक्षद्वीप से अलग। तो ये दोनों चैनल भी आपको याद रखने हैं, कई बार है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है और उसमें बैठे यात्री है जो आगे की ओर झुक जाते हैं, तो यह घटना न्यूटन के किस नियम को दर्शाती है। कौन सा नियम लिखता है। जो गति के 3 नियम आपने पढ़े होंगे 10th में 9th क्लास में, जो गति के 3 नियम थे न्यूटन के, तो कौन सा नियम है जो इसमें लगता है। जैसे बस एक चल रही है और अचानक से रुक जाती है, उसमें बैठे यात्री आगे झुक जाते हैं, तो इसमें लगता है फ्रेंड्स जो गति का पहला नियम है, इंटीरिया ऑफ मोशन, जड़त्व का नियम है, जो गति का जड़त्व है, वही है जो इसमें लगता है कि जो बस रुकती है तो आगे नीचे का जो शरीर होता है वो तुरंत रुक जाता है, जबकि आगे का शरीर आगे झुक जाता है। तो ये कौन सा नियम है, ये है जड़त्व का नियम। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में आया था, गिफिन वस्तुएं है वो अर्थशास्त्र में किस सिद्धांत का अपवाद है। इतना ही क्वेश्चन आया था यहाँ पे। जो गिफिन वस्तुएं है वो अर्थशास्त्र में कौन से सिद्धांत का अपवाद है और इनके संदर्भ में क्या सही है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गिफिन वस्तुएं क्या होती है। तो गिफिन वस्तुएं फ्रेंड्स वे वस्तुएं होती है जो हमारी मूलभूत आवश्यकता की होती है ना, वो उन वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहते हैं।
और इनके संबंध में है जो कौन से सिद्धांत का अपवाद है, तो फ्रेंड्स ये सिद्धांत मांग के सिद्धांत का अपवाद है। मांग का नियम है जो उसके सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है वो मैं बता देता हूँ आपको। सामान्यतः मांग का नियम है जो ये कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग वस्तु की घट जाती है, लेकिन जो गिफिन वस्तुएं यानी जो मूलभूत आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो उनकी कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ता है जो महंगी वस्तुओं को छोड़कर इन वस्तुओं को क्या करता है, अधिक उपभोग करने लग जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, और जो यहाँ पे अभी भी एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता और समाहर्ता क्रम से किन महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी अधिकारी थे। जो मौर्य शासनकाल था उसमें सन्निधाता और समाहर्ता किन किन विभागों के अधिकारी थे, तो जो सन्निधाता था वो था राजकीय कोषाध्यक्ष ट्रेजर, और जो टैक्स कलेक्टर था वो था समाहर्ता राजस्व संग्रहकर्ता यानी टैक्स कलेक्टर था। ये दोनों पद थे मौर्य शासनकाल से संबंधित। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और डेली अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना है। हम टारगेट रखते हैं 200 कमेंट का, अगर 200 कमेंट आ गया तो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा। तो यहाँ पे है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे है पाए जाते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें दुनिया के 2/3 है जो एक सींग वाले गैंडे एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, और इसे किस नदी के द्वारा सिंचित किया जाता है। एक एक क्वेश्चन में मैं यहाँ पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ। तो जो 2/3 गैंडे है दुनिया के वो पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सिंचित है। अब आपको मान लो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सी नदी के द्वारा सिंचित होता है, तो ये होता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। नेक्स्ट है, अगर पूछ लिया जाए मान लो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पे है, तो ये है असम का राष्ट्रीय उद्यान है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी नए राज्य का गठन करने या मौजूदा जो राज्य है उनकी सीमाओं और नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है, और ऐसा विधेयक है वो किसकी पूर्व सहमति से पेश किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान में रखना। तो जो संविधान कौन से अनुच्छेद है जो नए राज्य का गठन और मौजूदा राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकता है, ऐसा जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये दिया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 3 में। और जो ऐसा विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से है जो संसद में पेश किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 1 में पूछ लिया जाए क्या है, तो अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत है वो राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में लिखा है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी, 1984 में, 1984 में हुई थी, और उसमें जो जहरीली गैस लीक हुई थी उसे क्या कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और यह कारखाना था जो कौन सी कंपनी का था जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये आपको बताना है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र और यह कारखाना कौन सी कंपनी का था, तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो CH3NCO है, और यूनियन कार्बाइड का ये कारखाना था। यूनियन कार्बाइड का ये भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो कारखाना कौन सी कंपनी का था, यूनियन कार्बाइड का। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी जो आपका हुआ था रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम, उसमें पूछा गया था प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य सतरिया भारत के किस राज्य से संबंधित है, इतना ही क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे मैंने आगे भी जोड़ के लिख दिया, इसे 15वीं शताब्दी में है जो किस महान वैष्णव संत द्वारा शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स सतरिया है जो कौन से राज्य का है, तो ये है फ्रेंड्स असम का। असम का लोक नृत्य है, और श्रीमद शंकर देव थे, उन्होंने 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार के लिए है जो इसे शुरू किया था। तो याद रखना है सतरिया कौन से का नृत्य है, असम का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान-ए-अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। दीवान-ए-आमीर कोही किससे संबंधित है, ये भी पूछ लिया जाए तो कृषि विभाग से संबंधित है, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी की थी फ्रेंड्स यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और इसका उद्देश्य था जो बंजर भूमि है उसको कृषि योग्य बनाना, जो बंजर भूमि है उसको कृषि योग्य बनाना।
नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है और ये किस महासागर में बहती है। ठंडी जलधारा कौन सी है आपको इतना ध्यान में रखना है। गल्फ स्ट्रीम है, कुरोशियो है, लेब्राडोर है, ब्राज़ील है। तो ये कौन सी है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो लेब्राडोर जलधारा है वो क्या है, एक ठंडी जलधारा है। बाकी ये तीनों जलधारा है जो क्या है, गर्म जलधारा है। तो लेब्राडोर जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है और उत्तर अटलांटिक महासागर में बहती है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एनटीपीसी में आया था। 1992 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के कितने पर कार्य करने की शक्ति दी गई, कितने विषयों पर, या ऐसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज के कितने विषय जोड़े गए थे। तो फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय यानी 29 विषय जोड़े गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है और इसके द्वारा कौन सा मुख्य हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो कौन सी ग्रंथि है, ये है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का रूप में कार्य करती है और इंसुलिन हार्मोन का है जो स्राव करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। और इंसुलिन का काम अगर पूछ लिया जाए क्या है, तो इंसुलिन हार्मोन है वो रक्त में क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित रखता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, बैंकिंग शब्दावली में तरलता समायोजन सुविधा के तहत आरबीआई किन दो मुख्य दरों का उपयोग वाणिज्यिक बैंकों की तरलता को नियंत्रित करने के लिए करता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन सही से अगर सरल शब्दों में बताऊं तो ये पूछ रहा है कि आरबीआई जो लेने देने के लिए, पैसे उधार लेने देने के लिए कौन सी रेट का उपयोग करता है, ऐसे भी आपको पूछ लिया जा सकता है। तो आरबीआई उधार लेता है या देता है तो कौन सी रेट लगाता है, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। मान लो अगर आरबीआई किसी बैंक को उधार दे रहा है तो कौन सी दर लगाएगा, रेपो दर, और अगर आरबीआई खुद उधार ले रहा है किसी बैंक से तो ये लगाएगा रिवर्स रेपो दर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में महात्मा गांधी द्वारा चुने गए पहले और दूसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन थे। जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1940 में 1940 में, उसमें जो पहले और दूसरे सत्याग्रही थे वो कौन कौन थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थे, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो थे पहले और दूसरे सत्याग्रही थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक एक जरूर कर देना, क्योंकि आप लाइक करोगे उससे क्या है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे क्वेश्चन है जो आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके पास है जो नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। और एक कमेंट प्यारा सा है, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो करके जाना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे पुरानी और सक्रिय तांबे की खदानें खेतड़ी किस राज्य में स्थित है और किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क भंडार है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो खेतड़ी की खदानें है वो कौन से राज्य में है, और एक है कि तांबा अयस्क भंडार है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है। तो दोनों ही क्या है, राजस्थान है। जो खेतड़ी खदानें हैं वो झुंझुनू राजस्थान में पाई जाती है, तांबे की खदानें हैं, और भारत का सबसे बड़ा तांबा भंडार भी कहाँ है, राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक, ये भी अभी भी जो एनटीपीसी की एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत सारे और एक ही अनुच्छेद से है जो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पे घुमा घुमा के एनटीपीसी में सेम आर्टिकल से, जिससे मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। तो भारत के नियंत्रक एवं मालिक परीक्षक है जो सीएजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है और उनके कार्यकाल का विवरण किस अनुच्छेद में है। जो सीएजी है उनके संदर्भ में आपको कौन सा कथन सत्य ये बताना है। वह संसद का सदस्य होता है, अनुच्छेद 110 नहीं, वह संसद का सदस्य नहीं होता है सीएजी। उनका कार्यकाल 6 वर्ष
या 65 वर्ष की आयु तक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो CAG है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसका कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 वर्ष होगा, नहीं तो कितना होगा? 65 वर्ष होगा। और जो CAG की नियुक्ति है वो अनुच्छेद कितने 148 के तहत की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछ लिया जाए CAG की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, कौन करता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिखो CAG की नियुक्ति कौन करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी और इसकी SI इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की खोज है वो की थी हेनरी बेकरल ने, और इसकी SI इकाई है इसी के नाम पे बेकरल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और पूछ लिया जाए कब की थी? तो 1896 में की गई थी। 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज है जो किसके द्वारा? हेनरी बेकरल के द्वारा आपकी की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1916 के जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता था, कई बार इससे है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता, लखनऊ फैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये आपको बताना है। तो जो इसके तहत कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन हुआ था, बिल्कुल सही है। जो लखनऊ पैक्ट था उसमें कांग्रेस के दोनों जो नरम दल और गरम दल थे उन दोनों का मिलन हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनी थी, बिल्कुल सही है। यही फ्रेंड्स यही वो समझौता था जिसके तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1916 के जो लखनऊ पैक्ट था उसी के तहत। नेक्स्ट दोनों सही है, बिल्कुल। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का पूर्ण समर्थन किया था? नहीं, मदन मोहन मालवीय ने जो इस समझौते का समर्थन नहीं, असमर्थन किया था। ये क्वेश्चन आपका क्या है? गलत है। और इसके तहत कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों के लिए क्या की थी? पृथक निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार किया था, मैंने बता दिया आपको। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। और इसकी अध्यक्षता पूछ ली जाए, जो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ समझौता हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध सातवाहन शासक को एक ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान हनन करने वाला कहा गया है? जो कौन सा सातवाहन वंश का शासक था उसे ब्राह्मण और क्षत्रियों के मान हनन करने वाला कहा गया है? और इसका उल्लेख है जो कौन से अभिलेख में मिलता है? तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसे क्या कहा गया है? क्षत्रियों और ब्राह्मणों का मान हनन करने वाला कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन वंश का शासक था, और इसका उल्लेख मिलता है नासिक के शिलालेख में। नासिक का जो शिलालेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, विश्व का एकमात्र तैरता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना यहाँ पे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? और यहाँ कौन सा जो लुप्त प्राय जीव है वो पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो केबुल लामजाओ है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान वो है आपके मणिपुर में है। और इसमें जो संगाई हिरण है, डांसिंग डियर आप कह सकते हो, वो लुप्त प्राय जीव है, वो केबुल लामजाओ जो पार्क है उसमें पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में। तो मणिपुर में है, आपको ध्यान में रखना है। और लोकटक झील पे स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। और इसी झील पे है जो केबुल लामजाओ एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कुछ चीज़ आपको बता देता हूं। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार हमारे क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं, या मौलिक अधिकारों को लेके हम न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन जो अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार है वो अगर हनन होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तो भी हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो ऐसा है जो विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है और यह प्रावधान कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये आपका जोड़ा गया था जो 44वां संविधान संशोधन था उसमें, और अनुच्छेद 359 में 359 में ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ लिया जाए मिनी संविधान किसे कहा जाता है? जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसको क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पौधे में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार जाइलम उत्तक मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है और इसकी प्रवृत्ति
प्रकृति है वो कैसी होती है। जो जाइलम ऊतक है वो किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, तो फ्रेंड्स ये बना होता है आपका मर्द कोशिकाओं से, और ट्रेकिड्स और वेसल्स है जो इसकी क्या होती है, प्रकृति होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है अवमूल्यन, जो डीवैल्यूएशन होता है का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे अभी चर्चा में रहा था थोड़े दिन पहले, तो पूछा जा सकता है अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है और इससे देश के आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अवमूल्यन का है कि निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को महंगा करना या विदेशी मुद्रा भंडार को कम करना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही है, निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को महंगा करना, यही क्या है, डीवैल्यूएशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य किस प्रसिद्ध शासक के दरबार को अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे और वे कौन थे। जो विजयनगर साम्राज्य के कौन सा प्रसिद्ध शासक था जिसके दरबार में अष्टदिग्गज थे, तो वो कौन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कृष्णदेव राय था और उसके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कौन थे, 8 महान तेलुगु कवि थे और कृष्णदेव राय था जो विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था और इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। अभी थोड़ी देर हमने बात की थी लोकटक झील, और पूर्वोत्तर भारत की इसे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में पाए जाने वाले फूमदी वास्तव में क्या है। जो पूर्वोत्तर भारत में जो मीठे पानी की झील है लोकटक झील, ये कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है पहली बात तो, और इसमें जो पाए जाते हैं फूमदी वो क्या है, तो ये क्या है, तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी के द्रव्यमान है, तैरती हुई क्या है, वनस्पति है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, ये भी प्रश्न अभी एनटीपीसी में पूछा गया था आपका। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। संसद की जो संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाता है, तो फ्रेंड्स संसद की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी भी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर पूछ लिया जाए कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाता है संसद की संयुक्त बैठक, तो अनुच्छेद 108 के तहत है जो बुलाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि घटना तब होती है जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किस माध्यम से प्रवेश करती है। आपने पढ़ा होगा सघन से विरल, विरल से सघन, तो कौन से माध्यम से जाती है, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये है करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर जाती है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी है, जो किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो ध्यान में रखना है किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो ये है अल बरूनी। अल बरूनी है जो किताब उल हिंद के लेखक है, और ये कौन से आक्रमणकारी के साथ है जो भारत आया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गजनवी के साथ है जो ये भारत आया था अल बरूनी, और किताब उल हिंद नामक ग्रंथ है जो लिखा था। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, बस 10 क्वेश्चन यहाँ पे और बचे हैं, तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, ब्रिटिश कालीन जो भारत था उसमें स्थानीय स्वशासन का जनक है जो किसे कहा जाता है, और उन्होंने किस वर्ष प्रसिद्ध स्थानीय स्वशासन जो प्रस्ताव था वो पारित किया था। तो फ्रेंड्स जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, और 1882 में इन्होंने जो स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव था वो पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर है और इसे बनने वाले जलाशय को किस नाम से जाना जाता है। तो भाखड़ा बांध है वो आपका कौन सी नदी पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है सतलज नदी पर, और इससे जो जलाशय बनता है उसको जाना जाता है गोविंद सागर झील। क्या कहते हैं, गोविंद सागर झील कहते हैं, और इसके पीछे बनने वाले जलाशय को क्या कहते हैं, गोविंद सागर झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, और यह प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। जो अविश्वास प्रस्ताव है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, जैसे किसी को हटाने के लिए हम जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए ला रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए ला रहे हैं, किसी को भी हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो
हमेशा कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, केवल लोकसभा में। और इस प्रस्ताव में है जो संसद में कितने न्यूनतम सदस्य होने चाहिए, तो ये होने चाहिए 50 सदस्य आपके। यहाँ पे फ्रेंड्स फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में उपयोग किया जाने वाले किस रासायनिक यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। जो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है क्या Na2S2O3 है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके इतने लेवल का नहीं है, थोड़ा हार्ड लेवल का आ गया है, तो इसको आप छोड़ सकते हो अगर डी ग्रुप वाले ही ओनली देख रहे हैं तो। यहाँ पे नेक्स्ट है मुद्रास्फीति जनित मंदी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी नोटिस स्थिति है जिसमें निम्नलिखित में से कौन से दो लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये भी आपके लेवल का, यहाँ पे जो आपके लेवल का क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे अच्छा है। अजंता की गुफाएं की चित्रकारी मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। जो अजंता की गुफाएं हैं कहाँ स्थित है, ये स्थित है महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं। और इनमें से किस विशेष प्रकार की चित्रकला तकनीक का प्रयोग किया जाता है और कौन से धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ मूलतः कहाँ पाई जाती है, शायद मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में, थोड़ा कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में है जो ज़रूर बताना सही। क्योंकि कोई भी चीज़ गलत पढ़ाने से अच्छा है कि बता दो कि अगर मेरे को नहीं आ रहा है तो ऐसी कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच, तो आप एक बार ज़रूर देख लेना। और किसी फ्रेंड्स को आता है तो यहाँ पे कमेंट जरूर करना। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और फ्रेस्को चित्रकारी तकनीक का इसमें है जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जोजिला दर्रा भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है और यह है किन दो महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ता है। जो जोजिला दर्रा है वो कौन से पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स जास्कर श्रेणी से संबंधित है। जास्कर श्रेणी से श्रीनगर और लेह को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। जास्कर श्रेणी से संबंधित है जोजिला दर्रा। और संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को है जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और 21 वर्ष से लागू किया गया था फ्रेंड्स। तो जो संविधान की आयु थी पहले क्या होती थी, 21 वर्ष से होती थी और उसे घटा के क्या कर दिया था, 18 वर्ष से कर दिया गया था। तो कौन से वर्ष में किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था आपका जो 61वां संविधान संशोधन था 1989 में, 1989 में है जो इस मतदान की आयु 21 से घटाकर क्या कर दी थी, 18 वर्ष से कर दी थी। 1988 में ये है जो लाया गया था प्रस्ताव और 1989 में प्रभावी किया गया था इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आपके इतने लेवल का है नहीं तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किस ऐतिहासिक सम्मेलन के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये फ्रेंड्स ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर है जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक प्लीज है जो जरूर करना।